हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय पंडित, गुडा पब्लिक स्कूल गुडा गोरजी झुंझुनू ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे 11th क्लास, और 11th क्लास का एक नया टॉपिक हम बताते हैं, एनिमल टिश्यू, या हम बात करते हैं सब किसकी, जंतु ऊतक। स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ, देखो कंपटीशन की दृष्टि से या नीट की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से कई क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। ऊतक क्या होते हैं भैया? हमारे शरीर का निर्माण किसके द्वारा होता है? देखो कोशिका ऊतक बनाती है, ऊतकों से अंग बनते, अंग से अंग तंत्र बनते और अंग तंत्र से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, अब चाहे हम बात करें प्लांट्स की और चाहे हम बात करें जंतुओं की, ठीक है ना, तो उनके शरीर में अंग का जो निर्माण या अंगों का जो निर्माण होता है या बॉडी की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होता है, उनको बनाने में ऊतकों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? जंतु ऊतकों के बारे में। जंतु ऊतक क्या होते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम इस ऑनलाइन क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई हम स्टार्टिंग करते हैं सेल से। यहाँ मैं सेल का केवल शॉर्ट डेफिनेशन ही बताऊंगा और सेल के बारे में विस्तार से वर्णन हम आगे किसी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर करेंगे। ठीक है ना, तो देखो सुनो, मैं बात करता हूँ, हम लोग देखते हैं हमारा जो मकान होता है, और हमारा मकान सब किसके द्वारा बना होता है? हमारा मकान ईंट होती हैं, ईंट, और ईंट से ईंट जुड़ती है, और ईंट से ईंट जुड़ते हुए अपन देखते हैं साहब हमारे रूम की या हमारे मकान की विभिन्न संरचनाएं बनती जाती हैं। और इस तरह से एक स्थिति ऐसी आती है कि पूरा का पूरा क्या बन जाता है? रूम या मकान बनकर खड़ा हो जाता है। सेम यही स्थिति हमारे शरीर की भी होती है। क्या हमारे शरीर का निर्माण भी क्या होता है? सेल्स होती हैं। जिस प्रकार मकान में ईंट होती हैं उसी प्रकार हमारी बॉडी में क्या होती हैं? सेल्स। होता क्या है सेल्स? तो देखो एक चीज़ याद रखना, हम बात करें साहब हमारे शरीर की क्या सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक चयनात्मक झिल्ली से परिबद्ध ठीक है, परिबद्ध जननक्षम संरचना क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। आगे की बात सुनो भाई, संरचनात्मक हम बात कर लेते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? सेल के द्वारा, संरचनात्मक इकाई। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं, देखो हमने बात की साहब, क्या ये हमारी सेल है, ये क्या है? कोशिका है, और कोशिका के अंदर हम देखते हैं एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसको ब्रेन ऑफ क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, या कोशिका का मस्तिष्क कह देते हैं। ध्यान रखना, तो ये तो क्या है साहब? कोशिका या सेल, और ये संरचना इसमें पाई जाती है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर अनेक संरचना पाई जाती हैं। अपन ने देखा कि ये क्रोमेटिन धागे के रूप में क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स पर क्या उपस्थित होते हैं? जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, अब सुनिए, हमारे शरीर के प्रत्येक कार्य को करने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है? कोई ना कोई जीन पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को भी संपन्न किसके द्वारा किया जा रहा है? भाई जीन के द्वारा। जीन कहाँ पाए जा रहे हैं? केंद्रक में। केंद्रक कहाँ पाया जा रहा है? कोशिका में। इसका मतलब कोशिका संरचना के साथ साथ क्रियात्मक इकाई भी होती है। दूसरी चीज क्या अपन देख रहे हैं सब, सेल के चारों तरफ ये बाउंड्री बनी हुई है, इसी को हम क्या बोल देते हैं?
कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली कैसी है? चयनात्मक। चयनात्मक का मतलब हम बात कर लेते हैं कि कोशिका के ऊपर जो ये झिल्ली पाई जा रही है ना, इस झिल्ली की विशेषता होती है क्या कि ये कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थों को ही अंदर आने देगी, ठीक है ना, और अनावश्यक पदार्थों को ये अंदर नहीं आने देती है। इसका मतलब विभिन्न प्रकार के पदार्थों का चयन करके ये क्या करेगी? एग्जिट एंड एंट्री करने देती है, ठीक है। इसका मतलब ये कैसी हो गई? चयनात्मक झिल्ली से परिबद्ध। और लास्ट जननक्षम। हम देखते हैं कि कोशिका होती है, इसमें विभाजन होते हैं और विभाजन द्वारा देखते हैं साहब कोशिका से ही क्या बन जाती हैं? नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसका मतलब कोशिका में अपने जैसी संरचना पैदा करने की क्षमता होती है, ठीक है। बस कोशिका के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हमें प्रॉपर बात किसकी करनी है? उत्तक की करनी है। तो देखो आगे हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे सब कि उत्तक किसे कहते हैं। जब सेल की डेफिनेशन हमें पता चल गया तो अब हम क्या कर सकते हैं? आसानी से उत्तक के बारे में अब बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम बात करेंगे किसकी? टिश्यू। बेटा टिश्यू का मतलब क्या होता है? देखो कि टिश्यू की यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी सेल्स का ग्रुप, क्या? ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसकी, देखो ध्यान रखना, संरचना, कार्य की, ठीक है, यानी जिनकी संरचना, कार्य की एवं उत्पत्ति सभी क्या होंगी? समान। समझ गए? देखो एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं। हमारे पास अब ये कोशिकाओं का एक पूरा समूह था, ठीक है। अब कोशिकाओं का ये पूरा समूह है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि इस समूह में से ऐसी कोशिका जिनकी क्या संरचना समान होगी, जिनकी क्या कार्य करने की क्रिया या अपन कह सकते हैं जिनकी कार्य की समान होगी और जिनकी उत्पत्ति समान होती है, वो आपस में क्या करेंगी साहब? अपन ये मान लेते हैं कि मान लो ये तीनों सेल्स हैं जिनकी संरचना, कार्य की एवं उत्पत्ति क्या है? समान है। इसका मतलब ये आपस में एक समूह बनाएंगी, ये आपस में क्या करेंगी? एक ग्रुप बनाएंगी। और ये जो ग्रुप बनाया, इसी ग्रुप को हम क्या नाम दे देंगे? इसी ग्रुप को हम उत्तक नाम दे देंगे, टिश्यू नाम दे देंगे। तो उस बात समझ में आ गई? यानी कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना में, कार्य में तथा उत्पत्ति में समान होता है उसे हम उत्तक कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो आगे की बात। मैं एक क्वेश्चन करता हूं तुमसे कि उत्तक की सभी कोशिकाएं क्या हमेशा संरचना, कार्य की या उत्पत्ति में समान हो सकती हैं? तो बेटा एक चीज याद रखना, यहाँ पर एक अपवाद या एक छोटा सा क्लू आता है। क्या? कि देखो सुनो कि एक टिश्यू है या कोई एक प्रकार का उत्तक है और इस उत्तक की जो सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं, ठीक है, इन कोशिकाओं में से कभी कभी कुछ सेल्स ऐसी भी हो सकती हैं जो संरचना में क्या हो सकती हैं? भिन्न हो सकती हैं। इसका मतलब तुमसे पूछा जाए कि क्या एक उत्तक में पाई जाने वाली सभी सेल संरचना में हमेशा समान होंगी क्या? तो इसका आंसर है कि साहब नहीं, कभी कभी वो भिन्न भी हो सकती हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो एक ही उत्तक है? भाई जब उत्तक में हमने बात की कि उत्तक किसे कहते हैं कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना, कार्य की उत्पत्ति समान है। लेकिन सर आप तो बोल रहे हो कि यहाँ सेल संरचना में भिन्न भी हो सकती है, तो फिर ये एक उत्तक कैसे हुआ? तो सुनो कि ये सेल संरचना में चाहे भिन्न हो सकती है, लेकिन याद रखना कि कोई एक उत्तक है, उस उत्तक की सभी सेल्स हमेशा
उत्पत्ति में क्या होंगी? समान होंगी। इसका मतलब एक उत्तक की कोशिकाओं का ये लक्षण सबसे यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखोगे। तो अब यहाँ पे याद रखना कि सेल्स हो सकता है एक उत्तक की सभी कोशिकाएं संरचना में समान ना हो, लेकिन उत्पत्ति में तो हमेशा समान ही होंगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो देखो बेटा, उत्तक की क्या है डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि सब उत्तक उत्तक इतनी देर से कर रहे हैं हम, तो उत्तक वर्ड किसने दिया था? ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि टिश्यू वर्ड किसने दिया? तो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो उत्तक शब्द दिया था ना, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था साहब क्या? बाइकॉट, ठीक है। और वाइकाट किस पर अध्ययन कर रहे थे? एनिमल्स की संरचना पर। तो उन्होंने बताया कि सब एनिमल्स हैं, उनके शरीर की जो संरचना है वो उसमें क्या पाए जाते हैं? विशेष कोशिकाओं द्वारा निर्मित संरचना होती है, जटिल, जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्तक कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने तो किसके बारे में बताया? एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। अब एक वैज्ञानिक और हुए जिनका नाम क्या था साहब? ग्र्यू। जिनका नाम क्या था? ग्र्यू। इन्होंने भी टिश्यू वर्ड, लेकिन इन्होंने सबसे पहले टिश्यू वर्ड किसके लिए दिया था? प्लांट टिश्यू। तो याद रखना बेटा कि जंतु उत्तकों के बारे में सबसे पहले किसने बताया? बाइकॉट ने। और जंतुओं के लिए उत्तक वर्ड दिया गया सबसे पहले किसके द्वारा? वाइकॉट द्वारा। और ग्र्यू नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने पादप उत्तकों के बारे में बताया था, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है, मैं प्रश्न पूछ लेता हूं साहब, अगला प्रश्न, ये टिश्यू हो गया। अब हम बात करें कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। तो देखो एक चीज याद रखना, स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यूज यानी उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, या हम बात करें साहब इसको औतकी भी कहते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं? उत्तक विज्ञान भी कह सकते हैं, ठीक है। हो गया सही। अब क्या करेंगे हम? हिस्टोलॉजी वर्ड। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो प्रश्न आ जाता है, उत्तकों का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर क्या दोगे? हिस्टोलॉजी, हिंदी में औतकी या उत्तक विज्ञान। और कोशिकाओं का अध्ययन करने वाली शाखा को हम साइटोलॉजी बोल देते हैं, समझ गए ना? ये हो गया। अब तुम बात करोगे साहब ये जो हिस्टोलॉजी है ना, इस पे भी प्रश्न बनता है, क्या उत्तकों के अध्ययन के लिए हिस्टोलॉजी शब्द किसने उपयोग में लिया? तो याद रखना क्या हिस्टोलॉजी वर्ड जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया बेटा? मेयर नामक एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। यानी हिस्टोलॉजी शब्द किसके द्वारा? मेयर नामक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा शब्द दिया गया। तो याद रखना उत्तकों के अध्ययन के लिए हम क्या औतकी वर्ड यूज में लेते हैं, और औतकी का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? मेयर ने। इनका क्या नाम था? मेयर, समझ गए। अब देखो एक चीज और, औतकी शब्द का उपयोग इन्होंने किया था, लेकिन हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? हिस्टोलॉजी का जनक या फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो बेटा ध्यान रखना, क्योंकि सबसे पहले उत्तकों के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बाइकॉट थे। तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी हम किसको कहेंगे? बाइकॉट को ही कहेंगे, ठीक है। तो याद रखना हिस्टोलॉजी का जनक किसे? अब देखो ये दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। उत्तक शब्द सबसे पहले किसने दिया? एनिमल्स के लिए बाइकॉट ने, और पादपों के लिए ग्र्यू ने। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी या औतकी। हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? बाइकॉट। हिस्टोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया? मेयर ने, समझ गए। ये चीज याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो नॉर्मल बात हो गई उत्तकों के बारे में। अब बात करेंगे कि सर उत्तक कितने प्रकार के होते हैं।
जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो अब हम बात कर लेंगे किसकी, उत्तकों की। ठीक है, 5 मिनट का टाइम और। अब टाइप ऑफ टिश्यू, क्या, टाइप ऑफ टिश्यूज। तो बेटा याद रखना, हम टिश्यू को कितने भागों में बांटते हैं, हम टिश्यू को बांटते हैं 4 भागों में, उनके फंक्शंस के आधार पर या उनकी क्या कोशिकाएं होती हैं, उनके कार्य करने के तरीका या संरचना आदि के आधार पर हमने टिश्यू को बांटा कितने भागों में, 4। नंबर 1 देखो, सबसे पहले हम बात करें एपिथेलियम टिश्यू। इनको हम पता है क्या बोल देते हैं, उपकला उत्तक। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है साहब, इनका मेन कार्य होता है सुरक्षा, अवशोषण, उत्सर्जन, श्रावण आदि। ठीक है, तो याद रखना, सेकंड है हमारे क्या, कनेक्टिव टिश्यू। इनको हम क्या बोल देते हैं, संयोजी। तो बेटा नाम से ही पता चल रहा है, संयोजी यानी संयोजन करने वाले। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखना, कनेक्टिव टिश्यू का जो कार्य होता है वो क्या होता है साहब, अंगों को आपस में जोड़े रखना। ठीक है, दूसरा इसका कार्य क्या होता है साहब, सहारा प्रदान करना। ठीक है, और विभिन्न घटकों का परिवहन। अभी मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, एक बार अपन पढ़ लेते हैं। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, या इनको हम क्या बोल देते हैं, पेशीय उत्तक। इसमें केवल मसल शामिल की गई हैं और इनका सब कार्य क्या होता है, देखो इनका कार्य होता है सहारा प्रदान करना, सॉरी, इनका जो पेशियों का मुख्य कार्य होता है गति एवं गमन में। ठीक है, और चौथा होता है हमारा क्या, नर्वस टिश्यू, या इनको हम बोलते हैं तंत्रिका उत्तक। ठीक है, और इसका कार्य होता है साहब विभिन्न संवेदनाओं को ग्रहण करना। ठीक है, ये सारे काम किसके होते हैं, नर्वस टिश्यू के। अब देखो एक चीज याद रखना, हम बात करते हैं पहले उपकला उत्तक या एपिथेलियम टिश्यू की। देखो हमारी स्किन किसकी बनी होती है, उपकला उत्तक की बनी होती है। स्किन का कार्य क्या होता है साहब, बाह्य आवरण होता है, सुरक्षा करेगा। एब्जॉर्प्शन हम बात करें तो देखो एपिथेलियम टिश्यू हमारे, जैसे उदाहरण के लिए अपन यूरिथ्रा की बात कर लेते हैं, तो हमारा जो यूरिथ्रा होता है, या हम बात कर लेते हैं हमारे किडनी की। ठीक है, तो किडनी के अंदर हमारे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है या पुनरावशोषण की क्रिया होती है, किसके द्वारा होती है, एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। इसी प्रकार से हमारी अनेक ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां उपकला उत्तक की बनी होती है, इसका मतलब वो क्या कर रही हैं, श्रावण और उत्सर्जन। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, हमारी अस्थियां, हड्डी किस में आती हैं, कनेक्टिव टिश्यू में। हमारी उपास्थियां किस में आती हैं, कनेक्टिव टिश्यू में। इसका मतलब अस्थि उपास्थि वगैरह हैं, ये हमारे क्या करती हैं, हमको सहारा प्रदान कर रही हैं, एक ढांचा बना रही हैं। अंगों को आपस में जोड़ने का काम भाई अनेक प्रकार के जैसे लिगामेंट्स, टेंडन्स वगैरह हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा क्या होता है सब, हमारी बोन्स वगैरह हैं, अस्थि उपास्थि आपस में जुड़ी हुई होती हैं। विभिन्न घटकों का परिवहन, हमारा ब्लड भी क्या होता है, हमारा जो रक्त है संयोजी उत्तक में आता है, और ब्लड तुमने देखा होगा हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर क्या करेगा, विभिन्न पोषक पदार्थों को प्रत्येक कोशिका में पहुंचाना, हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना, और हमारे प्रत्येक कोशिका में उपस्थित CO2 को क्या करता है सब इकट्ठा करके हमारे फेफड़ों तक पहुंचाना। इसका मतलब विभिन्न घटकों का क्या कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन करना है, परिवहन कर रहा है। ठीक है, लास्ट
पेशियाँ उत्तक होते हैं साहब, इनमें हमारी मसल्स आ जाती हैं, पेशियाँ आ जाती हैं, और पेशियों का देखो विभिन्न गति। तुम्हें पता है मेरा जबड़ा हिल रहा है, मेरे शरीर के अंदर की हम बात करें साहब, हमारे आमाशय में संकुचन होते हैं, आहार नाल में संकुचन होते हैं डाइजेशन के समय, वो सभी किसके द्वारा हो रहा है? पेशियों के द्वारा हो रहा है। मैं चल रहा हूँ, किसके द्वारा हो रहा है? पेशियों के द्वारा हो रहा है। मेरा हाथ लिख रहा है, मसल्स के। तो ये सारे क्रियाएं, तो गति एवं गमन में कौन सहायक होती हैं? पेशियां। और तंत्रिका उत्तक ये हमारी न्यूरॉन कोशिकाओं द्वारा बना होता है, और न्यूरॉन सेल्स की विशेषता होती है कि हमारे बाह्य वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी उद्दीपन होते हैं, उन उद्दीपन या संवेदनाओं को ग्रहण करना और उनके लिए विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया प्रदर्शित करना, ये काम होता है तंत्रिका उत्तक का। जैसे मेरे शरीर में तुमने हल्की सी सुई चुभाई, मैं तुरंत हाथ हटा लेता हूँ, किसकी वजह से पता चला मुझे? तंत्रिका उत्तक की। मैं बाहर जा रहा हूँ, बहुत तेज गर्मी है, मुझे फील होता है, किसकी वजह से? तंत्रिका। भूख है, प्यास है आदि, ये किसकी वजह से होते हैं साहब? नर्वस टिश्यू की वजह से, क्योंकि हमारा ब्रेन होता है वो तंत्रिका उत्तक द्वारा ही निर्मित होता है। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न और है, देखो प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन से उत्तक की सेल्स में विभाजन या रीजेनरेशन की क्षमता नहीं पाई जाती? तो याद रखना, तंत्रिका उत्तक होते हैं ना, इनकी जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स में क्या नहीं पाई जाती भाई? रीजेनरेशन कैपेसिटी या पुनरुद्भवन की क्षमता या डिवीजन कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। ठीक है ना? ये हो गया उत्तकों का जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक में एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छी तरह से वीडियो पढ़िए, समझिए। ठीक है।